नमस्कार दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे समास के बिंदु के ऊपर, ठीक है। पिछले वीडियो में जैसे समास का सामान्य जो परिचय था, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास, ठीक है, इनके बारे में जैसे चर्चा हुई थी, परिभाषा इनकी समझी थी, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी और किस प्रकार इसमें जैसे नए शब्दों की रचना होती है और उन शब्दों का समास विग्रह किया जाता है, उन सब के ऊपर चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी थी, ठीक है। अब जैसे कि आपके तत्पुरुष समास के कुछ एक उदाहरण ऐसे होते हैं जिनका जो प्रयोग होता है वो मूल रूप से संस्कृत में होता है, ठीक है। चार भेद होते हैं आपके, जैसे अलुक तत्पुरुष, न्याय तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, ठीक है। तो आपकी हिंदी की जो परीक्षा होती है उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि इन समासों में से इनका नाम तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके जैसे कि इनके उदाहरण परीक्षाओं में जरूर आते हैं, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो है उसके अंदर हम तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत में चलते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि वे उदाहरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से कन्फर्म आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलो अब देखते हैं जैसे कि वो तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं जो अपने हिंदी में प्रयुक्त न होकर संस्कृत में होते हैं, लेकिन उनके उदाहरण अपने हिंदी में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो पहला भेद है वो है आपका कौन सा, न्याय तत्पुरुष समास। न्याय तत्पुरुष समास, ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरे नंबर पे आपका आता है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो होता है उपपद तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर पे जो आता है आपका वो होता है मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, ठीक है। ये जैसे कि मूल रूप से आपके संस्कृत में होते हैं। इनके जो उदाहरण आएंगे आपके पास वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उनमें क्या होता है, जैसे कि आपके पास जो पूछा जाएगा वो या तो सीधा सीधा होगा कि इसमें तत्पुरुष है कि नहीं, या फिर जैसे कि इनका समास विग्रह आपसे करवाया जाएगा परीक्षाओं में। अब चलो देखते हैं, हम एक एक को देखेंगे भाई। जैसे कि न्याय तत्पुरुष क्या होता है, अलुक क्या होता है, उपपद क्या होता है और मध्यम पद लोपी क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करें न्याय तत्पुरुष समास की, ठीक है, तो इसमें आपको जैसे कि जो पद मिलेगा, जो शब्द मिलेगा, समस्त पद, उसके अंदर जो पहला पद होगा वो या तो ए या फिर अन, या तो ए या फिर अन उपसर्ग वाला होगा। यानी कि पहले पद में आपके ए या अन उपसर्ग का प्रयोग होगा, जिसके कारण पहला पद आपका जो होगा वो नकारात्मक अर्थ का बोध कराएगा, ठीक है। कुछ एक शब्दों में जैसे आपके ना उपसर्ग का प्रयोग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे कि न्याय तत्पुरुष समास की विशेषता की जब बात की जाए तो क्या कहलाएगी विशेषता, कि इसका पहला पद या पूर्व पद, पहला पद या फिर पूर्व पद कौन से उपसर्ग वाला होगा, ए अन और ना, ए अन और ना, यानी कि इनका प्रयोग होगा जिसके कारण आपका पहला पद नकारात्मक अर्थ का बोध कराता है। अब चलो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास आ गया अज्ञान, क्या आ गया, अज्ञान, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे कि आपका पहला पद कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, यानी ए उपसर्ग का प्रयोग हो गया। तो आपको क्या बताना है इसमें, न्याय तत्पुरुष समास। अब इसका विग्रह करोगे तो जैसे कि आपको नकारात्मक अर्थ के रूप में करना है तो आप नय का प्रयोग कर दो, ठीक है, और दूसरा पद ऐसे कैसे लिख दो, यानी कि इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, अज्ञान का समास विग्रह क्या होगा, नय ज्ञान, नय ज्ञान। ऐसे आपके पास देखो अन्याय, अन्याय, ठीक है, इसका समास विग्रह क्या होगा, नय न्याय, नय न्याय, ठीक है। ऐसे ही अनुचित, अनुचित, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे कि आपके अनु दिखाई दे रहा है लेकिन अनु नहीं है, इसमें अनुचित के अंदर जो पहला पद है वो कौन सा है, अन उपसर्ग है इसमें, ठीक है। दूसरा पद जो है आपका वो है उचित, दूसरा पद क्या है, उचित, ठीक है। तो पहले पद में किसका प्रयोग हो गया, अन उपसर्ग का प्रयोग हो गया, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका, न्याय तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका विग्रह करोगे तो क्या होगा, न उचित, न उचित, ठीक है। ऐसे ही अनुपयोगी, अनुपयोगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसका समास विग्रह बता सकते हो कि अनुपयोगी का क्या होगा, वही पहला पद अनुपसर्ग है तो वहां पे आप किसका प्रयोग कर दो, न का प्रयोग कर दो। दूसरा पद आपका ऐसे कैसे लिख दो, दूसरा पद इसमें से अनुपसर्ग बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, उपयोगी। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, न उपयोगी, न उपयोगी, ठीक है दोस्तों।
ऐसे ही और उदाहरणों की जब बात की जाए तो और उदाहरण देखो, जैसे मान लो कि ना के उदाहरण देखेंगे तो ना लायक, ना लायक, ठीक है। अब इसमें जैसे कि न लायक समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, न लायक, या फिर इसका समास विग्रह आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो लायक न हो, ठीक है। ऐसे ना पसंद, ना पसंद, ठीक है। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, न पसंद, न पसंद, अर्थात जो पसंद नहीं हो, जो पसंद नहीं हो, ठीक है। तो आपका जो पहला समास है न्य तत्पुरुष समास, इसकी जो विशेषताएं आपके सामने निकल के आती हैं वो ये होती है कि इसमें ए, अन और ना उपसर्ग का प्रयोग होता है, जिसके कारण पहला जो पद है वो नकारात्मक अर्थ का बोध कराता है। इसकी पहचान आपको इन 3 उपसर्गों के द्वारा ही करनी है, ठीक है। जहां कहीं पे आपको ये तीनों दिखाई दे जाएं तो वहां पे आपको कौन सा समास बताना है, न्य तत्पुरुष समास बताना है, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कि दूसरे नंबर पे आपकी बात की जाती है तत्पुरुष समास के अंदर, जो दूसरा भेद है आपका वो है अलुक तत्पुरुष समास। दूसरे नंबर पे जो है वो क्या है, अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, लुक का मतलब होता है दिखाई देना, ठीक है, या फिर छिपना, ठीक है। तो यहाँ पे अलुक का मतलब हो गया कि जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, अर्थात जो कारक की विभक्तियां हैं या परसर्ग हैं, कारक की विभक्तियां या फिर परसर्ग, उनका लोप नहीं होता है, लोप नहीं होता है, ठीक है। और वो विभक्ति आपको दिखाई भी नहीं देती है, समस्त पद में वो विभक्ति आपको दिखाई भी नहीं देती है, लोप भी नहीं होगा और दिखाई भी नहीं देती है। अब जैसे आपकी थोड़ी समस्या हो गई होगी असमंजस वाली स्थिति, बोले सर आप ऐसे बोल रहे हो कि दिखाई भी नहीं देती है और लोप भी नहीं होता है, तो फिर वो विभक्तियां जाती कहाँ हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, जो विभक्ति होती है वो विभक्ति पूर्व पद में जुड़ जाती है। किस में जुड़ जाती है, पूर्व पद में जुड़ जाती है, जिसके कारण पूर्व पद के जो शब्द है, शब्द रूप है, उस शब्द रूप में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ऐसे जैसे मेरे बताने से आपके समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताता हूं कि इसमें देखो नए शब्द की रचना कैसे होती है। अब देखो जैसे मान लो कि आपके पास मैं समास विग्रह वाला पद लिखता हूं कि वन में विचरण, वन में विचरण करने वाला, वन में विचरण करने वाला, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे कि आपके 2 पद है, एक तो पूर्व पद तो कौन सा है, वन है, और दूसरा पद कौन सा है, चर। चर का अर्थ क्या होता है, विचरण करना, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे मान लो कि आपके पास जो पहला पद हो गया वन, अब आपको देखना है कि विभक्ति कौन सी है, ठीक है। तो विभक्ति है इसमें कौन सी, में विभक्ति है। अब जब आप नया शब्द बनाओगे, समस्त पद जो बनेगा उस समस्त पद में ध्यान देना, इस में विभक्ति का लोप नहीं होगा, में विभक्ति का लोप नहीं होगा, जबकि ये विभक्ति आपकी किस में जुड़ जाएगी, पूर्व पद में जुड़ जाएगी, ठीक है। जिस कारण जो आपका पूर्व पद का जो शब्द रूप आपको दिखाई दे रहा है, इस शब्द रूप में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो जब विभक्ति अलग है तब तो क्या है, वन है। अब वन के अंदर जब में विभक्ति जुड़ जाएगी तो आपके पास जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, वने। अब देखो इसके अंदर आपके पास वन जो शब्द था, इसके रूप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन किसके अनुसार हुआ, विभक्ति के अनुसार हुआ, ठीक है। अब क्या आपको जैसे इस शब्द के अंदर विभक्ति दिखाई दे रही है, ठीक है, विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी विभक्ति इसके अंदर किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। अब उसके आगे आप दूसरा पद लिख दो, चर, और आपके पास जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, वने चर, ठीक है। तो यानी कि आपके अलुक जो तत्पुरुष समास होता है, इसकी विशेषता क्या होती है कि विभक्ति का लोप न होकर विभक्ति पूर्व पद में किसी न किसी रूप से जुड़ जाती है, और उस विभक्ति का योग होने के कारण उस शब्द के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि आपके पास जो समास विग्रह करोगे तब तो वो शब्द आपके पूर्व पद जो होगा वो अलग रूप में दिखाई देगा, जब समस्त पद की रचना करोगे तब वो अलग रूप में दिखाई देगा। और इसका जो कारण है वो कारण क्या है, विभक्ति है। कारण क्या है, विभक्ति है। तो आपका जो अलग तत्पुरुष समास हो गया, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि विभक्ति का लोप नहीं होता है, बल्कि विभक्ति पूर्व पद में जुड़ जाती है, जिस कारण पूर्व पद के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और उदाहरण देखो, जैसे मान लो कि आपके पास आ गया मृत्युंजय, मृत्युंजय, ठीक है।
अब इसका समास विग्रह जब करेंगे तो क्या होगा, मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को जय करने वाला। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे कि पूर्व पद कौन सा हो गया, मृत्यु हो गया, विभक्ति कौन सी हो गई, को हो गई, विभक्ति कौन सी हो गई, को हो गई। ठीक है, नया शब्द आपने जब बनाया, ठीक है, तो जैसे कि आप देखो इसमें नया जो शब्द बना वो आपका बन गया मृत्युम। ठीक है, और यहाँ पे मैं का जो पंचम वर्ण बना है वो आपके संधि के नियम से बना है। ठीक है, अब यदि आपने जैसे संधि के वीडियो को ध्यान से देखा है तब तो ये समस्या आपके नहीं आने वाली है। जो नए विद्यार्थी जो डायरेक्ट समाज से जुड़ रहे हैं, ठीक है, बोले सर हमारे कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मेहरबानी अपने ऊपर करके संधि वाला वीडियो एक बार देख लेना। ठीक है, फिर ये समस्याएं आपके बिल्कुल भी नहीं आनी है। फिर भी कोई समस्या आती है तो मैं हूं ना। ठीक है, समस्या कहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रहो, मस्त रहो। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूं उसको देखते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, अब उसके बाद में आगे वाला देखो, यहां पे जैसे कि आपके पास क्या आ गया, युधिष्ठिर, क्या आ गया, युधिष्ठिर। ठीक है, अब इसमें देखो आपका पूर्व पद क्या होगा, युद्ध, क्या होगा, युद्ध, विभक्ति क्या होगी, में। ठीक है, स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, ऐसे आपके पास आ गया मन सिज, मन सिज। ठीक है, मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि आपका जो पूर्व पद है ये विग्रह करने पर अलग रूप में आ रहा है और समस्त पद की रचना करने पर अलग रूप में आ रहा है, और वो सबका कारण क्या है, विभक्ति परसर्ग, यानी कि विभक्ति का लोप नहीं होता है। विभक्ति किसी न किसी रूप से पूर्व पद में जुड़ जाती है, जिस कारण उसके मूल स्वरूप में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है। अब बात करेंगे किसकी, आपके तत्पुरुष समास के तीसरे भेद की, जिसका नाम क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरणों से पहले जैसे मान लो कि उसकी विशेषताओं की बात कर लें, तो इसमें देखो जैसे कि आपके पास एक शब्द आ रहा है उप, उप का मतलब क्या होता है, पास या सहायक। ठीक है, और सहायक के पास कौन होता है, पहले वाला। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कि आपके तत्पुरुष समास की विशेषता क्या थी, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, मुख्य होता है, लेकिन आपका उपपद तत्पुरुष जो समास है ये तत्पुरुष समास के विपरीत कार्य करता है। विपरीत कार्य का मतलब इसके अंदर दूसरा पद प्रधान न होकर पहला पद प्रधान होता है। वो पहला पद क्यों प्रधान होता है, क्योंकि इसी उपपद तत्पुरुष समास में ध्यान देना दोस्तों, आपका जो दूसरा पद होगा उसका स्वतंत्र अर्थ तो होगा, लेकिन वो अकेला शब्द अपने अर्थ का बोध नहीं करा सकता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, जैसे मान लो कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है, सबकी अपनी अपनी सत्ता होती है, लेकिन कहीं पर किसी ऑफिस में या फिर किसी के पास जाना होता है तो बोले किसी को साथ लेकर चलेंगे, अपने अकेले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अकेले स्वतंत्र रूप से किसी बात को प्रकट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे कोई शब्द होगा उत्तर पद में, उसका अर्थ तो होगा, लेकिन अकेला शब्द उस अर्थ का बोध नहीं करा सकता। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपको एक शब्द बताऊं, कार। ठीक है, अब इस कार शब्द का अर्थ होता है करने वाला, लेकिन क्या अकेले शब्द से इसके अर्थ का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब इसके अर्थ का बोध कब होगा, जब इससे पहले कोई दूसरा पद जुड़ेगा। दूसरा शब्द जोड़ देते हैं इससे पहले, जैसे मैं जोड़ दूं चर्मकार, क्या जोड़ दिया, चर्मकार। अब चर्म तो आपके क्या है, पूर्व पद है, कार क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, चर्मकार तो होता है चमड़ा, चर्म का अर्थ क्या होता है, चमड़ा, कार का अर्थ क्या होता है, करने वाला। तो इसका जैसे कि दोनों पदों का अर्थ क्या होगा, चमड़े का कार्य करने वाला, चमड़े का कार्य करने वाला, चमड़े का कार्य करने वाला। ठीक है, तो इसके अंदर आपका उपपद तत्पुरुष समास जो हो गया, इसकी विशेषता क्या होती है, जो उत्तर पद होता है उसका स्वतंत्र अर्थ तो होता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अर्थ का बोध नहीं होता है। वो शब्द आपका उत्तर पद पूर्व पद के साथ जुड़ने पर ही अपने अर्थ का बोध करा पाता है। इसी कारण इसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं, और इसी कारण से जैसे इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो कि आपके पास हो गया अल्पज्ञ,
अल्पज्ञ, ठीक है। ज्ञ का अर्थ होता है जानना, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। तो आप जैसे कि इसका जो समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, ठीक है। ऐसे ही यहां पे हो गया कलाकार, कलाकार, इसका समास विग्रह क्या होगा, कला का कार्य करने वाला, कला का कार्य करने वाला, ठीक है। ऐसे ही आपके पास हो गया दूसरा उदाहरण देखो, शिल्पकार, शिल्पकार, इसका विग्रह क्या होगा, शिल्प का, शिल्प का कार्य करने वाला, शिल्प का कार्य करने वाला, ठीक है। और उदाहरण आप देखना चाहते हो तो जैसे मान लो कि आपके पास हो गया कष्टप्रद, कष्टप्रद, ठीक है। कष्ट को करने वाला, कष्ट को करने वाला, यानी कि जो स्थिति या जो बिंदु होता है जो कष्ट प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, कष्टप्रद कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि नौकरी को तो क्या मानते हैं, सुखप्रद मानते हैं, लेकिन पढ़ाई को क्या मानते हैं, कष्टप्रद मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो थोड़ा सा कठिनाई या कष्ट देता है मजा उसी में आता है, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि कई विद्यार्थियों के क्या होता है, ऐसे वीडियो बोले कि ऑनलाइन में कहाँ पढ़ाई होती है, बड़ी कठिनाई होती है। बेटा जोर तो आता है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति है, इस समय जब सब सो रहे हैं आप थोड़ा सा जग लोगे, पूरा नहीं थोड़ा सा जग लोगे, तो आप उस भीड़ से 2 4 5 7 कदम क्या हो जाओगे, आगे हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उपतत्पुरुष समास हो गया। इसके अंदर क्या होता है, दूसरा जो पद होता है वो पहले पद के अनुसार अपने अर्थ का बोध कराता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो कि और आप उदाहरण देखना चाहो तो 2 4 उदाहरण मैं आपको और बताना चाहता हूं ताकि आपकी ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि आपके पास आ गया क्या, जलचर, क्या आ गया, जलचर, ठीक है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जल में, जल में विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला, ठीक है। नभचर, नभचर, नभ में विचरण करने वाला, करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि अपने पास समय की थोड़ी सी बाध्यता होती है, मैं उदाहरण और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, लेकिन क्या होता है वीडियो फिर उससे काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। और आपको जैसे सब कुछ पढ़ाना भी है, तो अगर जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा कोई उदाहरण हो जो आपकी नहीं समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स में बताओ आप, ठीक है। उन उदाहरणों को जैसे कि आपके जो समस्या वाले प्रश्न होते हैं उनको जैसे अगले वीडियो में बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं अपने तत्पुरुष समास का जो चौथा भेद है उसके अंदर ध्यान रखना, ये आपके विशेष भेदों में से मैं आपको बता रहा हूँ जो अक्सर आपको किताबों में भी कम मिलते हैं और पढ़ने को भी कम मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति, और कन्फ्यूजन क्या, कन्फ्यूज वाली स्थिति जो होती है ना, आप देसी रहो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीआईपी स्टूडेंट बनने की आवश्यकता नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल सही रहना है। अगला जो चौथा नंबर पे आपका आएगा वो कौन सा होगा, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका आएगा मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, ये आपका चौथा भेद है, ठीक है। और जैसे कि वीडियो के अपना जो चल रहा है उसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपने जैसे ज्योग्राफी के गुरुजी, इतिहास वाले गुरुजी, ठीक है, और मनोविज्ञान वाले गुरुजी, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट का नाम लेते ही आप लोग जान गए होंगे, यानी कि खुश मिजाज हरदिल प्रकाश जी सर, महेंद्र जी सर और काला जी सर, ठीक है, आज हमारे पास स्टूडियो में एक साथ पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, ठीक है। और जो खुशी वाली बात थी यहाँ पे एक साथ आने के लिए वो ये थी कि हमारी जो पूरी टीम है वो आपके लिए प्रश्नों का एक ऐसा संग्रह लेकर आने वाली है जो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इंतजार करो और लगातार हमारे साथ जुड़े रहो, देखो जैसे किस प्रकार से आपको आनंद आने वाला है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी जो लक्ष्य है वो एक ही है कि आप किसी प्रकार से सफल हो। तो उसके लिए हमारी टीम ने एक निर्णय लिया है और आज यहाँ पे पूरी टीम एक साथ आई है स्टूडियो में, ठीक है। और उसका आने का जो प्रयोजन है, कारण है, वो यही है कि आपके लिए प्रश्नों का, सभी विषयों के प्रश्नों का
आज तक जितनी भी आपकी रीट से संबंधित परीक्षाएं हुई हैं, टेट मान लो, रीट मान लो, ठीक है, उन सभी को जैसे कि जो भी पेपर आपके हैं उन प्रश्नों का हल करवाया जाएगा। और आगामी जो परीक्षा है 2020, ठीक है, उसमें आने वाले संभावित प्रश्न और आने वाले क्या कंफर्म उस पेपर जो यहाँ पे करवाएंगे उनमें से प्रश्न यहाँ से आएंगे, ठीक है, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। तो इसके लिए आप जुड़े रहना। और यहाँ पे जैसे कि पधारे हुए पूरे शिक्षकगणों का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ, ठीक है। अब उससे आगे अपन वापस आते हैं किसके पास, चौथे नंबर पर आपका कौन सा, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर देखो जैसे कि नाम से पता चला मध्यम पद, मध्यम पद का मतलब आपके पास दो पद है, एक तो कौन सा है, ठीक है, पूर्व पद, दूसरा कौन सा है, उत्तर पद है, ठीक है। उन दोनों पदों के बीच में जो भी पद आएगा उस सभी का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यानी कि आप विग्रह करोगे तो सबसे पहले तो क्या आएगा, पूर्व पद आएगा और सबसे आखिरी में क्या आएगा, उत्तर पद आएगा। यानी कि आपने जब समस्त पद की रचना की तो समस्त पद की रचना करते समय किन पदों का लोप हुआ, मध्य में आए सभी पदों का, मध्य में आए सभी पदों का क्या हुआ, लोप हुआ। यानी कि दो पदों के बीच में जुड़े सभी पदों का लोप करने से जिस समास की रचना होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे आपके पास आ गया दही बड़ा, क्या आ गया, दही बड़ा, ठीक है। अब इसका विग्रह करोगे तो विग्रह कैसे होगा, सबसे पहला पद कौन सा है, दही, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, दही, बीच में क्या जुड़ेगा, में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है। अब इसमें देखो ये तो आपका पूर्व पद है और ये क्या है, उत्तर पद है। यहां पे जैसे कि लोप किन पदों का हुआ था, बीच में आए सभी पदों का हुआ था, तो दोनों पदों के साथ में बीच में जुड़े हुए सभी पदों का लोप करने से जिस समास की रचना होती है उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहा जाता है। अगला उदाहरण देखो, रसगुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है। इसका विग्रह कैसे करेंगे, रस में डूबा हुआ गुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, ठीक है। अब जैसे कि कई बार आपके पास परीक्षाओं में आ जाता है रसगुल्ला, वैसे तो जीमणे में आता है, ठीक है, शादी विवाहों का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो जीमणे में आता है, खूब सारे रसगुल्ले आपने जीमे होंगे, खूब सारे जैसे पेट के अंदर डाले होंगे, लेकिन जब परीक्षाओं में आ जाते हैं तो कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है, अरे भाई रसगुल्ले तो खूब खाए लेकिन इसमें समास का तो पता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, रस में डूबा हुआ गुल्ला, समास कौन सा, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खाने पीने की बात करेंगे, तिल पपड़ी, तिल पपड़ी, तिल पपड़ी, ठीक है। तिल पपड़ी का क्या होगा, ठीक है, तिल से बनी हुई पपड़ी, तिल से बनी हुई पपड़ी, ठीक है। और तिल पपड़ी को यदि दिल से बनाया जाए तो खाने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है। तिल से बनी हुई पपड़ी, तिल पपड़ी, ठीक है। उससे आगे देखो, आगे बढ़ते हैं और उदाहरणों की ओर। बैलगाड़ी, क्या होता है, बैलगाड़ी, ठीक है। अब बैलगाड़ी में जैसे कि कईयों की कंफ्यूजन होता है, कई विद्यार्थी बोलते हैं बोले गुरुजी बैल द्वारा चलने वाली गाड़ी, अरे भैया बैल द्वारा नहीं चलती है, क्यों नहीं चलती है, सीधा सा उदाहरण बताऊं, जैसे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी, ठीक है, पेट्रोल गाड़ी होती है वो पेट्रोल द्वारा चलती है क्योंकि उसमें पेट्रोल जलता है, नष्ट होता है। क्या आपने देखा है कि बैलगाड़ी को आप 10 किलोमीटर ले जाओ और बैल जैसे कि 4 फुट का था घर से चले तब, और वहां तक पहुंचते पहुंचते 2.5 फुट का रह गया, नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, इसका विग्रह कैसे करोगे आप, बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, कैसे करोगे, बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, खींची जाने वाली गाड़ी, ठीक है। ऐसे आपके पास आ गया क्या, चील गाड़ी, चील गाड़ी, ठीक है। अब इसका विग्रह कैसे करोगे, चील द्वारा नहीं, चील के समान उड़ने वाली गाड़ी, चील के समान उड़ने वाली गाड़ी, चील के समान उड़ने वाली गाड़ी, चील गाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी, ये तो आपके परीक्षाओं में पूछा हुआ भी है,
ठीक है, इसका होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जैसे कि आज की वीडियो में हमने चर्चा की किसके ऊपर, तत्पुरुष समास के जो संस्कृत के अंदर प्रयुक्त होने वाले भेद हैं उनके बारे में। आशा करता हूं जैसे आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो कमेंट्स करें, ठीक है, कि उसका कारण क्या है। आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्रमधारय समास की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।